नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। मैं गौरी शंकर सिंह आप सबका एक बार फिर से होमवर्क के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है बच्चे आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है वर्ल्ड की ग्रासलैंड्स। ठीक है ना? क्या कहते हैं इसको? विश्व घास के स्थल, विश्व घास के मैदान, इन सब के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? विश्व घास स्थल, विश्व घास के मैदान भी कहिएगा, आपको ये दिखेगा। ठीक है ना? यकीन मानिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बहुत ही आसान होता है। एक बार अगर आपने इसको पढ़ लिया तो फिर यहाँ से क्वेश्चन मिस होने की जरूरत नहीं है। हम लोग का जो पढ़ने का जो होगा तरीका वो होगा कि हम लोग सबसे पहले अर्थ जानेंगे, फिर इसके प्रकार को जानेंगे, उनमें क्या डिफरेंसेस है थोड़ा सा वो देखेंगे, फिर देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और कुछ फैक्ट्स पर और बात कर लेंगे। ठीक है ना? तो मीनिंग की अगर बात करें ना कि मीनिंग इसका क्या है, अर्थ क्या है इसका विश्व घास के स्थल का, तो मीनिंग यही है कि एक पारितंत्र है। क्या है ये? एक पारितंत्र है, एक इकोसिस्टम है। क्या है? एक पारितंत्र, एक पारितंत्र। पारितंत्र का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम होता है जी बच्चे। क्या होता है? इकोसिस्टम। ठीक है ना? क्या होता है पारितंत्र का मतलब? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम समझ सकते हैं प्रकृति का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जो चीजें होती हैं, बायोटिक और एबायोटिक जो चीजें होती है कैसे होती हैं? मिलजुल करके रहती है ना। जैविक भी यहाँ पर होते हैं, इस क्षेत्र में जैविक तत्व भी होंगे और क्या होंगे? अजैविक तत्व भी होंगे। है ना? तो जैविक और अजैविक तत्व मिल करके जब रहते हैं आपस में और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में होते हैं, ठीक है ना, इंटरेक्शन में होते हैं, तो जो तंत्र बनता है उस तंत्र को क्या कहते हैं? हम उसी तंत्र को बोलते हैं पारितंत्र बोलते हैं। तो एक पारितंत्र है, एक ऐसा पारितंत्र है जहां क्या पाई जाती है? तो जहां जहां मुख्यतः जहां मुख्यतः क्या होती है? जहां मुख्यतः घासें होती हैं। क्या होती हैं? घासें होती हैं। घासें होती हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो कह सकते हैं कि इकोसिस्टम, अ काइंड ऑफ इकोसिस्टम व्हिच इज मेनली डोमिनेटेड बाय ग्रासलैंड्स, व्हिच इज मेनली डोमिनेटेड बाय ग्रास प्लांट्स। ठीक है ना? घासें ही घासें होती है तो उसी को कहते हैं हम घास के मैदान कहते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें सीधे सीधे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्या, तो एग्जाम्पल्स के तौर पे कह सकते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध के तौर पे क्या है? सवाना है। ठीक है ना? कहीं पे आप सवाना देखेंगे, कहीं पर क्या सुनेंगे? वेल्ड का नाम सुनेंगे। किसका नाम सुनेंगे बच्चे? वेल्ड का नाम सुनेंगे। ये सब का सब क्या है? यह घास के मैदानों के नाम है। ये अपने आप में बहुत ही बड़े पारितंत्र है, बहुत बड़ा बायोम होता है। इन्हीं को बायोम भी कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? सवाना बायोम भी आप नाम सुनेंगे। बायोम क्या है? तो बायोम जो है ना, पारितंत्र का ही बड़ा नाम है ना। बायोम का मतलब होता है बड़ा पारितंत्र और कुछ नहीं होता बच्चे। क्या होता है? बड़ा पारितंत्र। हमें पता है कि ये जो घास के स्थल होते हैं केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं होते, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में कई सारे देश को अपने लपेटे में लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। बायोम जो है ना घास के स्थल का क्या है? बड़ा नाम। अब अगर टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं तो इसे मुख्य रूप से जो है पूरी पृथ्वी पे अगर देखा जाए ना तो इसके दो ही प्रकार हैं। ठीक है ना? प्रकार इसके कितने हैं? दो प्रकार हैं। इसके जो प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। एक को कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। क्या कहते हैं बच्चे? ट्रॉपिकल, वन इज नोन एज ट्रॉपिकल, और दूसरे को कहते हैं क्या कहते हैं? टेम्परेट कहते हैं। है ना? क्या कहते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहते हैं। ये जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट वर्ड है ना, ये टेम्परेचर बेल्ट से संबंधित है। बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय। क्या कहते हैं इसे आप? तो इसे कहते हो उष्णकटिबंधीय घास स्थल। क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय। नाम से यह स्पष्ट है इसका तात्पर्य क्या होगा? उष्णकटिबंधीय घास के स्थल। और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे शीतोष्ण घास स्थल। क्या कहेंगे? शीतोष्ण घास स्थल, है ना। शीतोष्ण घास के स्थल। ठीक है ना? एक हो गया उष्ण कटिबंधीय घास है,
ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास है। तो दूसरी घास कौन सी हो गई, शीतोष्ण घास हो गई। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रखूं समझाने के लिए भी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड किसको कहेंगे, शीतोष्ण घास किसको कहेंगे, तो इनिशियली हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल ग्रास का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अभी हमने लिखा वहां पर सवाना, तो सवाना इस कैटेगरी में जा रहा है, इस कैटेगरी में जा रहा है, सवाना इस कैटेगरी में जा रहा है। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड है इसमें कौन सा जाएगा, इसमें हम वेल्ड को रख सकते हैं, किसको रख सकते हैं, वेल्ड को रख सकते हैं। अब बात है कि क्यों ऐसा किया हमने और इनमें क्या डिफरेंसेस है, इन सब के बारे में देखेंगे। अब जैसे कि सवाना है, तो विशेष करके सवाना कहाँ पर पाया जाता है, तो सवाना पाया जाता है अफ्रीका के सूडान जैसे देशों में, ठीक है ना, ये पाया जाता है सूडान में पाया जाता है, ठीक है ना, सूडान में पाया जाता है। तो वेल्ड कहाँ पर पाया जाता है, तो वेल्ड पाया जाता है साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। समझ गए बात को, यानी कि घास के स्थल क्या होती है, तो घास स्थल ऐसी चीजें होती है जहाँ पे घासे ही घासे होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ नहीं होंगे, पेड़ भी होगा, लेकिन क्या होगा, जो क्षेत्र होगा ना मोस्टली डोमिनेटेड किसके द्वारा होगा, तो मोस्टली डोमिनेटेड होगा घासों के द्वारा डोमिनेटेड होगा, है ना। बीच बीच में इक्का दुक्का पेड़ हो सकते हैं, लेकिन मेनली क्या पाए जाएंगे बच्चे, मेनली पाए जाएंगे, क्या पाई जाएगी, घासे ही घासे होंगे, है ना। जब आप वहां पे घूमने निकलेंगे तो ग्रासेस ही ग्रासेस दिखेगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं घास के स्थल कहते हैं, जिसमें इक्का दुक्का पेड़ होते हैं। कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए, ट्रॉपिकल और कौन सा हो गया, टेम्परेट हो गया। ट्रॉपिकल को क्या बोल रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय, और टेम्परेट को क्या बोल रहे हैं, शीतोष्ण घास के मैदान। हमने एक एक एग्जांपल दे दिया है कि ट्रॉपिकल की कैटेगरी में है सूडान और टेम्परेट की कैटेगरी में है वेल्ड जो कि साउथ अफ्रीका में। थोड़ा सा देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट है वो किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, आइए देखते हैं। ये क्या बनाया हमने बच्चे, तो ये बनाई पृथ्वी, ठीक है ना। पृथ्वी एक जो है इस तरीके से बनाया, ये अपनी पृथ्वी है, और यहाँ पर ये हमें पता है ये कौन सी रेखा है, ये है विषुवत रेखा, है ना। कौन सी रेखा बच्चे, विषुवत रेखा। कितना डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, है ना। ये है इक्वेटर, क्या है, दिस इज आवर इक्वेटर, विषुवत रेखा। अब इसी विषुवत रेखा में क्या है कि करीब करीब यहाँ से हम अगर आ जाए तो 30 डिग्री के आसपास तक का जो क्षेत्र है, एक अलग तरह का क्षेत्र 30 से 35 डिग्री के आसपास, जो कि ज्यादा धूप प्राप्त करता है अन्य क्षेत्रों की तुलना में, ठीक है ना। इधर वाले की क्षेत्र की तुलना में और इधर वाले क्षेत्र की तुलना में ज्यादा धूप प्राप्त करता है। तो करीब करीब 30 डिग्री मान लेते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास का क्षेत्र, 30 से 35 डिग्री साउथ के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है ना। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, इन्हीं क्षेत्रों को बोलते हैं उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध, है ना। इसी को बोलते हैं उष्ण कटिबंध बोलते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंध, यानी इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, है ना, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। तो जो उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल है उनका तात्पर्य इन्हीं क्षेत्रों से, है ना। इन्हीं क्षेत्रों में जो घास की भूमि पाई जाएगी उन्हीं भूमियों को क्या कहेंगे, इन्हीं को कहेंगे हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहेंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ठीक है। और अगर कोई जो क्षेत्र होगा 30 डिग्री सीधर या 30 डिग्री सीधर इस क्षेत्र में पाया जाएगा, तो इन क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे, इन्हीं घासों को कहेंगे, क्या कहेंगे, तो इनको हम कहेंगे ये शीतोष्ण घास के स्थल, ठीक है ना। तो ये हो गए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास, उष्ण कटिबंधीय घास, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, घास क्षेत्र। और ये कैसे हो गए, शीतोष्ण, शीतोष्ण घास के स्थल। करीब करीब इनका जो विस्तार पाया जाता है वो 60 के आसपास पाया जाता है, ठीक है ना, 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, ठीक है ना। इन्हीं क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन क्षेत्रों को कहते हैं शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं, और इनको भी क्या कहते हैं, तो इनको भी कहते हैं शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं, ठीक है ना।
जिनका विस्तार 30 डिग्री के साउथ से या 30 डिग्री के नॉर्थ से होना शुरू हो जाता है। क्या कुछ डिफरेंस है इनमें? तो डिफरेंस तो एक तो हो गया लोकेशन का डिफरेंस हो गया है ना, 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का लोकेशन है। पूछा जाए कि घास के जो मैदान है ये, तो इनमें किसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, घास की जो प्रकृति होगी किसकी अलग अलग होगी। तो एक बार देखते हैं कि जो शीतोष्ण घास के मैदान है और जो शीत उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनमें अंतर क्या है, ठीक है। यानी कि हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं, यानी कि इनमें डिफरेंसेस क्या है, एक बार हम डिफरेंसेस देखेंगे दोनों में कि अंतर क्या है, ठीक है। दोनों में किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं, ठीक है। अंतर क्या है दोनों में, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। अंतर क्या है, आइए देखते हैं। दोनों ही प्रकार के घास के फसलों में अंतर क्या है, यानी कि एक तरफ अपने पास क्या है, एक तरफ है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और एक तरफ है टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। दोनों में अंतर देखते हैं, कुछ अंतर क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। इसमें कह सकते हैं ना कि यहाँ पर जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, तो पहला ये है कि यहाँ वर्षा और तापमान दोनों उच्च होते हैं। क्या होते हैं? दोनों उच्च होते हैं, दोनों उच्च होते हैं, ठीक है। तो इसकी कंपैरिजन में यहां अगर बात करें तो कह सकते हैं कि जो वर्षा और तापमान है, वर्षा और तापमान दोनों निम्न होते हैं, अपेक्षाकृत क्या होते हैं? निम्न होते हैं। दोनों अपेक्षाकृत क्या होते हैं? निम्न होते हैं, ठीक है। आप चाहे तो साथ में नोट्स बना सकते हैं इसके, ठीक है ना, समझना भी है। क्या कह रहे हैं? वर्षा और तापमान दोनों उच्च होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि विषुवत रेखा के पास होता है ना, विषुवत रेखा के नजदीक होते हैं, है ना, उष्ण कटिबंध में होते हैं, विषुवत रेखा के पास होता है, विषुवत रेखा के पास होता है, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विषुवत रेखा से दूर होता है, विषुवत रेखा से दूर होता है, रेखा से दूर होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो जो वर्षा की मात्रा है, वर्षा यहाँ पे कितनी हो जाती है? वर्षा जो होती है करीब यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितनी होती है वर्षा? 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तापमान की स्थिति की अगर बात करें तो तापमान भी जो है 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है, कुछ कम या कुछ अधिक। यहाँ जो वर्षा की मात्रा है, ये वर्षा कितनी होती है? तो ये जो होती है, जैसे कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा जो है इतनी हो जाती है, घट करके 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के आसपास, और तापमान भी घट जाता है। तापमान घटकर कितना रह जाता है? तो 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वर्षा और तापमान के आधार पर देखें तो दोनों में अंतर है। इसी के आधार पर दूसरी अगर बात करें तो कह सकते हैं ना कि जो ट्रॉपिकल के ग्रासलैंड्स है, यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, यहाँ की जो मिट्टी होती है कम उपजाऊ होती है। जो सॉइल है, सॉइल मिट्टी क्या है? कम उपजाऊ है, कम उपजाऊ है, यहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ है। इन्हीं कंडीशंस के कारण, ये तापमान और इस वर्षा के कारण क्या होते हैं कि मिट्टी थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है, उसके जो आवश्यक पोषक तत्व हैं मिट्टी से हट जाते हैं, वहां से विस्थापित हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या होती है, यहाँ की जो सॉइल है वो ज्यादा फर्टाइल है। सॉइल कैसी है? ज्यादा
ज्यादा उपजाऊ, ठीक है। मिट्टी यहाँ की कैसी है, ज्यादा उपजाऊ, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तापमान ज्यादा है, वर्षा भी ज्यादा है, तापमान कम है, वर्षा भी क्या है, कम है। ऐसी स्थिति में क्या होती है कि एक और यहाँ पे डिफरेंस अपने को मिल जाता है कि घासों की ऊंचाई यहाँ पर ज्यादा होती है, ठीक है। घासों की प्रकृति कैसी होती है, तो घासों की जो प्रकृति है ना यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, घासों की प्रकृति कैसी होती है, तो ज्यादा ऊंची होती है, यह जो है ज्यादा ऊंची, ये ज्यादा ऊंची होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगी, ये जो प्रकृति होगी यहाँ पर घासों की कैसी प्रकृति होगी बच्चे, तो प्रकृति जो होगी घासों की जो प्रकृति ज्यादा ऊंची है, तो यहाँ पे क्या होगी, अपेक्षाकृत कम ऊंची होगी, कैसी होगी, कम ऊंची होगी, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पे गर्मी का जो है मौसम देखने को मिलता है, इसीलिए ज्यादा ऊंची तो होती है, ऊंची होती है 3 से 4 मीटर तक ऊंची चली जाती है, 3 to 4 मीटर तक ऊंची चली जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, जब गर्मी का समय आता है, यानी कि जब वर्षा नहीं हो रही होती है, तो घासें खत्म सी होने लगती है, यानी कि क्या होती है, घासों में आग लगने की समस्या होती है ना। तो ये घासें जो होती है ना, खुरदरी होती है, रफ होती है, खुरदरी होती है, कई बार शुष्क भी होती है, ठीक है। और भूरे रंग लिए होती है, भूरे रंग लिए होती है, ठीक है ना। जरूर नहीं कि बिल्कुल हरी भरी हो, यानी कि सूखी सूखी सी भी हो सकती है, यानी कि जब वर्षा का समय होगा तो घासें बहुत ज्यादा ये हो जाएंगी, खिल जाएंगी, अदरवाइज क्या होगी, जली सी लगेगी, शुष्क रहेगी, खुरदरी होगी, लेकिन ज्यादा ऊंची भी हो सकती है। वहां पर क्या होगा, प्रकृति में क्या होगी, ये कम ऊंची घासें होंगी। और क्या होती है, ये जो होती है मुलायम घासें होती है, कैसी होती है, मुलायम घासें होती है, मुलायम होती है, रसेदार होती है। ये जो घासें होती है मुलायम होती है, रसेदार होती है, ठीक है ना। और छोटी होती है, कम ऊंची है, मुलायम है, रसेदार है। और साथ ही साथ यहाँ जो है ग्रीष्म ऋतु उतना प्रभावी नहीं होता, इसीलिए ये जो होती है वर्ष भर हरी भरी होती है, वर्ष भर हरी भरी होती है, वर्ष भर ग्रीन होती है, वर्ष भर हरी भरी होती है, ठीक है ना। इसी से एक और डिफरेंस निकल करके आता है कि अगर ये ऐसी है तो ये क्या है, यह जो है वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ जो है चारागाह के लिए बहुत ही सही है, डेयरी उद्योग विकसित होने के लिए बहुत ही सही है। तो इसके लिए हम यही कह सकते हैं, यह जो है वाइल्ड ग्रेजिंग के लिए सही है। यह जो है कह सकते हैं कि जो है ये प्राकृतिक चारागाह के लिए बहुत ही सही है, प्राकृतिक चारागाह बनता है, ये प्राकृतिक चारागाह का रूप लेता है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि सवाना है, वहां पे तरह तरह के जो है जीव जंतु रहते हैं और सबका यहाँ पे पालन पोषण होता है। इसमें क्या कह सकते हैं, यह जो है कह सकते हैं कि कृत्रिम चारागाह के लिए बहुत ही सही है, कृत्रिम चारागाह देखने को मिलता है। कृत्रिम चारागाह से तात्पर्य बच्चे यहाँ पर कि यहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, अपने जानवरों को रख सकते हैं, ठीक है ना, वहां उन्हें ये चारागाह भूमि उपलब्ध करा सकते हैं, डेयरी इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कृत्रिम चारागाह यहाँ पर उपलब्ध होता है। साथ ही साथ क्या होगी, मिट्टी कैसी थी यहाँ की, ज्यादा उपजाऊ थी, इसीलिए बहुत ही अच्छी कृषि भूमि के रूप में भी इसको बदला जा सकता है, बहुत ही अच्छी कृषि भूमि के रूप में भी बदला जा सकता है, ठीक है ना। तो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि उष्णकटिबंधीय और जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थलों में कुछ अंतर है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो है अंतर है, और ये अंतर क्या है, तो यही अंतर है, उष्ण कटिबंधीय घास और शीतोष्ण कटिबंधीय घास। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको बनता है तो अच्छे से इसको कर लेना। क्या है, एक जगह कह रहा है वर्षा और तापमान दोनों उच्च है, एक जगह क्या कह रहा है वर्षा और तापमान दोनों निम्न है ना। ये जो है विषुवत रेखा के पास, ये क्या है विषुवत रेखा से दूर है, वर्षा की मात्रा ये दिख रही है, वर्षा की मात्रा 50 से लेकर के ये तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। मिट्टी कम उपजाऊ है, मिट्टी यहाँ पर ज्यादा उपजाऊ, और ज्यादा उपजाऊ रहेगी तो क्या हो जाएगी, कृषि भूमि के रूप में डेवलप होगी। कम उपजाऊ होगी तो क्या होगा, यहाँ पर बस जो है प्राकृतिक चारागाह उत्पन्न होगा, जहाँ पे जानवर यहाँ पे रह सकते हैं,
जंगली जानवरों की क्षेत्र हो सकती है। घासों की प्रकृति की अगर बात करें तो यहाँ पे चूंकि वर्षा और तापमान दोनों ज्यादा है, इसलिए ज्यादा ऊंची घासें होंगी। फिर यहाँ पे गर्मी का मौसम काम करता है तो कैसी हो जाती है, खुरदरी, शुष्क और भूरे रंग की हो जाती है। जबकि यहाँ पर रसेदार, बरसभर और हरी भरी फसलें, यहाँ पे हरी भरी घासें देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि कहाँ कहाँ पर कौन सी घास भूमि पाई जाती है, वहां से क्वेश्चन अपने को आएगा। देख लेते हैं एक बार कि ये जो घास के स्थल हैं तो कहाँ कहाँ पर इन्हें किस नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं। ठीक है, राइट ना। तो ये हो गई अपनी पृथ्वी और ये है विषुवत रेखा, है ना। दिस इज, ये हो गई विषुवत रेखा। अब यहाँ पे हम कॉन्टिनेंट्स को थोड़ा सा शो कर लेते हैं इन शॉर्ट। तो कॉन्टिनेंट जो है हमारे यहाँ पर, ये क्या है, ये हो गया अपना नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। दिस इज नॉर्थ अमेरिका। आ रहा है समझ में बच्चे, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। नथिंग इज डिफिकल्ट टू मेक। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ मिल जाएगा, क्या बताइए, थोड़ा सा एटलस रखना है अपने आप को जोड़ करके, कभी कभी देख लेना है। तो ये क्या होगा, दिस इज अफ्रीका, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, तो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं ये, ठीक है। यहाँ पे यूरोप के देश हैं, ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ से एशिया का जो है क्षेत्र स्टार्ट हो गया, और फिर यहाँ से अपना प्यारा भारत यहाँ पे लोकेटेड है, और तब फिर जो है यहाँ साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, और ये सब सारा जो है एशियन कंट्रीज है। तो यहाँ पर कौन सा देश है भाई, तो यहाँ पर क्या है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर क्या मानेंगे, दिस इज आवर न्यूजीलैंड, राइट है। और यहाँ पर जो है कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट, दिस इज अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ओके। तो ये सब सारे कॉन्टिनेंट हम जानते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ये है एशिया, एक बार मैप में मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, एशिया है। ये क्या है, तो दिस इज यूरोप। ये क्या है, दिस वन इज अफ्रीका, है ना, अफ्रीका। ये क्या हो गया, दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। दिस वन इज साउथ अमेरिका, दिस वन इज ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिया, न्यूजीलैंड के साथ मिलकर के। और ये क्या हो गया, यहाँ पर अंटार्कटिका हो गया। क्या हो गया बच्चे, अंटार्कटिका हो गया। आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे घास का मैदान पाया जाता है इस वाले क्षेत्र में। ये कौन सा देश हो गया, ये हो गया कनाडा और अमेरिका, है ना। उत्तर अमेरिका में कनाडा और अमेरिका करके है, जो 30 डिग्री या उसके ऊपर के अक्षांशों में पाया जा रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये करीब करीब इस क्षेत्र में पाया जा रहा है, बियॉन्ड दिस, ठीक है। यहां से अगर बात करें इस तरीके से, तो ये जो है तीस डिग्री नॉर्थ से कह लें, ये हो गया 30 डिग्री साउथ से मान लें, ठीक ना। तो इस तरीके से कौन से घास का मैदान हो गया, इसी को कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, प्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरी, है ना। प्रेरी घास का मैदान, कौन सा घास का मैदान, प्रेरी। किस देश में, यूएसए कनाडा में। कहां पर, यूएसए कनाडा, है ना। यूएसए और कनाडा, किस तरह का घास का मैदान होगा, 30 के बियॉन्ड है ना, 30 के नॉर्थ में, 30 डिग्री नॉर्थ के पार है, तो इसलिए किस तरह का हो जाएगा, ये हो जाएगा टेम्परेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब समझा चुका हूं, टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि शीतोष्ण घास के मैदान। कैसे, शीतोष्ण घास के मैदान। यहां से नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर जो है वेनेजुएला करके, यहाँ जो है वेनेजुएला करके देश है इस जगह पर, यहाँ पर, ठीक है ना, वेनेजुएला। यहाँ पर एक घास का मैदान पाया जाता है, इस घास के मैदान को बोलते हैं
लानोज बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं? लानोज, ठीक है ना, लानोज, लानोज, लानोज। तो क्या देंगे, देश का नाम दे देंगे वेनेजुएला, वेनेजुएला। ये सब लैटिन देश है वेनेजुएला, तो वेनेजुएला है। और किस तरह का ये घास का मैदान, ये हम कहेंगे ये है ट्रॉपिकल। ऑब्वियसली किसके बीच में, इस क्षेत्र में तो ट्रॉपिकल हो गया। यहाँ से आते हैं वेनेजुएला और लानोज के बाद, तो यहाँ पर एक घास का मैदान मिलता है अपने को, और ये जो है इस घास के मैदान को यहाँ पे बोलते हैं, जो कि ब्राजील में है, क्या बोलते हैं इसको? कैंपोज बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं? कैंपोज। किस तरह का घास का मैदान होगा कैंपोज? तो कैंपोज ऑब्वियसली कैसा होगा, बताइए कैसा होगा? तो ये हो जाएगा ट्रॉपिकल घास का मैदान हो जाएगा। कहाँ पर होगा? ये ब्राजील में। कहाँ पर है? ब्राजील में है। किस प्रकार का है? तो ट्रॉपिकल है, आया ना? तो ट्रॉपिकल घास का मैदान है, कहाँ पर है? ब्राजील में है, कैंपोज कहते हैं, ठीक है ना। और नीचे अगर उतरते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक घास का मैदान है, अर्जेंटीना ये देश है, और अर्जेंटीना में जो घास का मैदान है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चे पंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंपास, ठीक है ना, पंपास, ठीक। पंपास जो घास का मैदान है ये अर्जेंटीना में, कहाँ पर है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में, ठीक है। किस तरह का घास का मैदान है? ऑब्वियसली ये जो है टेम्परेट घास का मैदान, ठीक है ना, इसके नीचे पाया तो टेम्परेट घास लैंड हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं सवाना जैसे घास के स्थलों में आते हैं, जो कि सूडान में पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। एक तरफ इक्वेटर है, दूसरी तरफ क्या है? सहारा है। तो इक्वेटर और सहारा के बीच का जो घास का मैदान है, इन सब क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सवाना, है ना, सवाना घास के मैदान कहते हैं, ठीक है ना। सूडान में है, कुछ हद तक ये जो है कोंगो के क्षेत्र में है, तो इनको कहते हैं सवाना घास का मैदान कहते हैं। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा, तो यही है घास का मैदान सवाना। असल में क्या है कि जैसे कि लानोज है, जैसे कि यहाँ पर कैंपोज है, ये सब जो है इसी कैटेगरी में पड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये सब के सब सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। यूरोप में अगर यहाँ पर हम आ जाए, तो रसिया वाले हिस्से में यहाँ पर रसिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, ठीक है ना, ताजिकिस्तान, इन सब सारे क्षेत्रों में जो एक प्रमुख घास का मैदान पाया जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं यहाँ पर स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपीज, ठीक है ना, स्टेपीज इसको कह सकते हैं। स्टेपीज कहाँ पर पाया जा रहा है? तो स्टेपीज है मध्य एशिया, है ना, मध्य एशिया, रूस, इन सब देशों में पाए जा रहे हैं। रूस किस तरह का होगा? शीतोष्ण है। कैसा है? शीतोष्ण, यानी कि टेम्परेट है। कैसा है? टेम्परेट, ठीक है ना। बहुत ही बड़ा घास का मैदान पाया जाता है। यहीं पर यूरोप में हंगरी करके देश है, जहाँ पे घास का मैदान प्रमुख है, और उसको बोलता है पुस्ताज बोलता है। पुस्ताज, क्या बोलते हैं? पुस्ताज बोलते हैं। पुस्ताज कहाँ पर पाए जाते हैं? पुस्ताज हंगरी में पाया जाता है। बच्चे कहाँ पर पाया जाता है? हंगरी में पाया जाता है। किस तरह का घास का मैदान है? दिस इज ऑल्सो टेम्परेट ग्रासलैंड है। कैसा होगा? टेम्परेट, बताने की जरूरत नहीं है अब आपको, क्योंकि जो भी 30 डिग्री के बियॉन्ड होगा किस तरह का होगा? टेम्परेट का होगा। किस लिए फेमस होगा? अपने डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए फेमस होगा। किस लिए फेमस होगा? और एग्रीकल्चर के लिए फेमस होगा। तो ये सब सारा माइंड में रखिएगा। यहाँ पर अगर हम आते हैं, दिस इज साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में भी घास का मैदान पाया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वेल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल्ड, ठीक है ना। वेल्ड की भी वही खासियत है, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, डेयरी के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये जो है साउथ अफ्रीका का बहुत ही महत्वपूर्ण एक फॉर्म जो है बनाता है। और ये जो है किस प्रकार का हो गया? ये हो गया टेम्परेट ग्रासलैंड हो गया। क्या हो गया? टेम्परेट ग्रासलैंड। इसी तरीके से यहाँ पे हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कुछ घास के स्थल पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं डाउन्स कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? डाउन्स। क्या नाम है इसका? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया को ऐसे भी क्या कहते हैं? डाउन अंडर बोलते हैं, डाउन अंडर कंट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से जो महादेश है एक ऐसा महादेश है जो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। तो डाउन्स हो गया। डाउन्स कहाँ पर हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया में हो गया, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में हो गया। किस तरह का हो गया? ये भी हो गया टेम्परेट ग्रासलैंड्स हो गया, ठीक है। यह है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में जो घास का मैदान पाया जाता है इसका नाम है कैंटरबरी। क्या नाम है इसका? कैंटरबरी घास का मैदान है। कैंटरबरी, न्यूजीलैंड,
और किस तरह का है ये भी जो है टेम्परेट ग्रासलैंड है। कैसा ग्रासलैंड है? टेम्परेट ग्रासलैंड से। तो हम जानते हैं जैसा भी है कि ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कैंटरबरी का ये वाला क्षेत्र हो, वेल्ड हो, चाहे पंपास हो, डेयरी इंडस्ट्री में, मीट इंडस्ट्री में, इन सब में पशुपालन के क्षेत्र में बहुत ही क्या है अग्रणी। चाहे अस्टेपीज हो, चाहे पुस्ताज हो, ये हिस्टोरिकली अगर देखें तो पशुपालन, डेयरी, इन सब के प्रोडक्शन में क्या है बहुत ही ज्यादा हमेशा से इसमें रहा है। जबकि ये जो क्षेत्र है ना, जो बीच वाला जो क्षेत्र है, विशेष करके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में जो है ज्यादा मतलब संपन्न रहा है, हमेशा से ये जो है जंगल की भूमि रही है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा घास का स्थल कौन सा है, तो हम बताएंगे सवाना। सबसे बड़ा घास स्थल है सवाना, ठीक है। विशेष करके सवाना नाम पड़ा है सूडान के कारण। अगर पूछा जाए एक कोई देश सवाना का, तो क्या बताएंगे? सूडान बताएंगे, ठीक है। विश्व की रोटी की डलिया पूछ ली जाती है कि विश्व की रोटी की डलिया किसको कहते हैं? वर्ल्ड व्हीट बास्केट। रोटी की डलिया, विश्व की रोटी की डलिया तो प्रेरी को कहते हैं। विश्व की रोटी की डलिया, विश्व की रोटी की डलिया किसको कहते हैं? विश्व की रोटी की डलिया कहते हैं प्रेरी को कहते हैं। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड प्रेरी। खूब सारे गेहूं उत्पादन के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे एक तरह से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से लगाने के लिए आ सकता है, तो आप लगाएंगे प्रेरीज, लानोज, कैंपोज, पम्पास, जिसमें कि ये जो है दो ट्रॉपिकल हो गए और दो कैसे हो गए? टेम्परेट ग्रासलैंड्स हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही स्थिति है। कौन कौन सा है? पोस्ताज है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? सवाना सवाना है, और यहाँ पर क्या है? वेल्ड है, ठीक। डाउन्स है और कैंटरबरी है, यहाँ पर घास का मैदान है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होगी एक बार फिर से आपको। और यही जो है इसका कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको देशों के नाम याद रखने हैं, उनके करेक्टरिस्टिक याद रखने हैं, और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उनका नेचर क्या है। जैसे कि सवाना में चूंकि घास की जो ऊंचाई होती है, सर्वाधिक ऊंची घासें होती है, ये सबसे बड़े क्षेत्र का तो है ही, और सबसे ऊंची घासें होती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इसलिए इनको कहते हैं हाथी घास भी कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? हाथी घास भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इस वीडियो में हम लोग आज यहीं तक बातों को समाप्त करते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो है बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।